आते हैं तो देखो, यहाँ पर हमारा अमेरिका है, ये एशिया है और ये हमारा अफ्रीका है, राइट। ये देखो, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है और ये अफ्रीका है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो रीजन है ना, यहाँ पर होता है WTI। ये क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। ये ना ट्रेडर्स होते हैं। WTI है, ये US वाले रीजन में है। यहाँ पर हमारा ओपेक है, यहाँ पर हमारा ब्रेट है। ये 3 मेजर होते हैं ये, राइट। ये 3 होते हैं जो मेजर गेम खेलते हैं। मेजर होता है जिनका ये क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग प्राइसेस वगैरह। तो अभी जो प्राइसेस डाउन हुए थे ना, वो इस रीजन के डाउन हुए थे, WTI के, अमेरिकन रीजन के। ये वर्ल्ड के 3 मेजर हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वर्ल्ड के 3 मेजर जो हैं वो ये हैं। इस रीजन के प्राइसेस डाउन हुए थे। कितने डाउन हुए थे? -$40 के अराउंड गए थे, और वो कुछ देर के लिए गए थे, फिर वो दोबारा से $3 के आसपास अपराइजिंग हो गई थी उसकी, ठीक है। अब इंडिया जो करता है ना, इंडिया जनरली ओपेक से लेता है और ब्रेट क्रूड से लेता है। ब्रेट क्रूड जो हमारा यूरोपियन वाला मैंने आपको बताया था ना, ब्रेट क्रूड, वो यूरोपियन एरिया में है, वहाँ के जो सीज़ हैं वहाँ पर है। तो इंडिया जो लेता है ना, वो ओपेक और ब्रेट से ज़्यादा लेता है। इंडिया WTI से नहीं लेता है। जो US है, इंडिया का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का। तो उसके जो प्राइसेस नीचे गिर गए थे, वो कैसे गिर गए थे? ऊपर से पहले कहानी सुन लो क्या हुआ था, फिर हम उसको रीड करते हैं। देखो, हुआ क्या है ना, जब से ये कोविड-19 का पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ है ना, तब से क्या हो रहा है कि ना, ऑयल की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन कंजम्पशन नीचे आ गया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, प्लेन्स नहीं उड़ रहे, और ऑयल की सप्लाई कम नहीं की जा रही है। ऑयल की सप्लाई उतना ही, और तो सारे रिजर्व और सारे टैंक्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। इंडिया के 66,000 पेट्रोल पंप्स हैं ना, वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन नहीं है बिल्कुल भी। तो और कंजप्शन और सप्लाई को हम बंद नहीं कर सकते। सप्लाई बंद करने का क्या नुकसान होता है ये आपको जान लेना चाहिए। अगर सप्लाई बंद कर दोगे ना, उसको फिर दोबारा रीस्टार्ट करने में जो एक्सपेंसेस आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, एक्सट्रीम लेवल के हाई होते हैं, इसलिए उसका रिस्क नहीं लिया जा सकता। इवन सरप्लस के अंदर जो नेगेटिव चला गया ना, ये भी इतना नहीं होता है, इतना नुकसान तब भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हो ना पूरे सिस्टम को, वो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कॉस्टली होता है। साथ में थोड़ा थोड़ा ना इस जानते चलते हैं इसके अंदर, ये अब तक का लोवेस्ट रिकॉर्ड किया गया है World War II के बाद, ऑलराइट। यानी कि इतनी बुरी हालत हो गई थी कि WTI वालों को ना, किसी को जो 1 बैरल देना था ना, तो वो बोल रहे थे कि ये लो $40 और ये लो 1 बैरल ऑयल लेके चले जाओ। यानी कि आप पैसा हमें मत दो। नेगेटिव में अमाउंट जाने का ये मतलब होता है कि दुकानदार के पास आप जाओगे, दुकानदार आपको मटेरियल भी देगा और पैसा भी देगा, उसे कहते हैं नेगेटिव। अब 1 बैरल का कितना क्वांटिटी होता है ये नोट कर लेना, 159 लीटर होता है। ये एक बार UPSC के ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये मेरे एक प्रोफेसर थे, वो पहले UPSC में काम किया करते थे। उन्होंने क्लास में जनरली पूछा था, उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, तो आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेगेटिव ऑयल प्राइस का मतलब होता क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड होता है। इसका रीज़न यहाँ पर एग्जैक्टली यही बता रखे हैं कि जो प्राइसेस डाउन आए हैं नेगेटिव, वो क्यों आए? क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, डिमांड बिल्कुल कम है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, और वहाँ पे रिजर्वर के अंदर जितना भी ऑयल है ना, वो सारा जितना रह जाएगा, तो क्या करेगा दुकान वालों, मार्केटर्स को, ऑयल रिफाइनरीज वालों को उसे एनी हाउ सेल करना ही करना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, दे विल लुक फॉर ऑप्शंस इन विच दे कैन सेल आउट द ऑयल एट मिनिमम प्राइस एज पॉसिबल। तो इवन दे वांट टू पे द प्राइस, वो पैसे देने को भी तैयार है ताकि ये जो है बिक जाए किसी तरीके से। प्राइसेस गिर क्यों रहे हैं? वही बात, कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ है, डिमांड बहुत कम हो गई है, और मार्च में सऊदी और रशिया का तो एनीवे एक डिसएग्रीमेंट चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम प्राइसेस कम नहीं करेंगे, एक ने कहा था हम प्राइसेस करेंगे, एक ने प्राइसेस बिल्कुल कम कर दी, प्रोडक्शन हाई करके रखी। उन्होंने भी इमेजिन नहीं किया था कि ये कोविड भी आ जाएगा साथ में, तो इसलिए प्राइसेस की प्रॉब्लम है। ये सडनली 2 मेजर इश्यूज़ है ना क्राइसिस ऑयल के, ये एक साथ आ गए, इसलिए ऐसा हुआ है। और लॉकडाउन के बाद क्या होता है देखो, विद ईच पासिंग डे द डेवलप्ड कंट्रीज वर फॉलिंग प्रे टू कोविड-19 एंड विद ईच लॉकडाउन देयर वर फ्यूअर फ्लाइट्स, कार इंडस्ट्री एटसेट्रा। दिस मीन द सप्लाई डिमांड मिसमैच कंटिन्यू टू वर्सन राइट थ्रू द मार्च एंड अप्रैल। ये लॉकडाउन के बाद हुआ है। अब उन्होंने पूछा कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है UPSC में, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जो इंडिया का क्रूड ऑयल है ना, मैंने आपको बताया था कि ब्रेंट से आता है, ओपेक से आता है। ओपेक ही वही गल्फ कंट्रीज़ वाला। तो इंडिया WTI से क्यों नहीं लेता है? एक्चुअली क्या होता है, WTI का जो ऑयल है ना, वो वैसे सबसे सस्ता भी पड़ता है, और उसके अंदर सल्फर कंटेंट होता है ना, वो भी सबसे कम होता है।
लेकिन हम लोग वहाँ से क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो जो रीजन है ना वो लैंडलॉक्ड रीजन में आता है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट को सी तक लेके आने में ही उसका इतना खर्चा पड़ जाता है। फिर आप इमेजिन करो यूएस से और इंडिया तक ऑयल लेके आना, और ये सऊदी अरेबिया से इंडिया ऑयल लेके आना, ट्रांसपोर्टेशन हमको यहाँ का सस्ता पड़ता है। और ये जो यूरोपियन का होता है वो भी सीज़ में होता है मोस्टली, इसलिए हम लोग WTI को इतना प्रेफर नहीं करते। इंडिया का जो लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है वो इराक है। मैंने ये जो भी कुछ यहाँ लिखा हुआ है ना वो मैंने आपको एकदम से बोल के बता दिया है, फिर भी हम रीड कर लेते हैं। देखो, देर आर टू वेज इन विच द लोअर प्राइस कैन हेल्प इंडिया। अब देखो, जब ओवरऑल जो वर्ल्ड का प्राइस जो नीचे हो गया, लेकिन इंडिया ने अपना कंट्री की डोमेस्टिक प्राइसेस उनको नीचे नहीं किया, उसका क्या फ़ायदा होता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसके दो मेजर पॉइंट है। पहली चीज़, अगर इंडिया यहाँ पे भी प्राइसेस कम कर देगी तो इंडिया का रिवेन्यू कुछ बनेगा नहीं, लेकिन क्या करेगी इंडिया, क्या करेगी, अपने कस्टमर से सारा पैसे लेगी, सिटीजन से, और वहाँ से सस्ते में तेल खरीदेगी, तो इससे इंडिया का रिवेन्यू बढ़ जाएगा, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अच्छी बात है। सेकंड मेजर रीज़न क्या होता है ना, उसको पॉलिटिकल रीज़न में आप दे सकते हो। देखो क्या होता है, मान लो मार्केट में आपका प्राइस जो ऑयल था वो 50 रुपये का मिल रहा था इंडिया को, तो इंडिया ने उसे इनको सिटीजन को कितने में बेचा, 70 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। अभी क्या हो गया, प्राइस जो है वो गिर के 30 पे आ गया, और 20 रुपये का जो टैक्स था वो गवर्नमेंट ले रही थी। अब जो प्राइस है वो गिर गया, वहाँ से 15 आ रहा है कि 30 पे हो गया है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट है वो अभी भी 70 पे दे रही है। तो इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट को पहले 20% टैक्स मिल रहा था 20 रुपये का, अब उसको 40 रुपये का टैक्स मिल रहा है। लेकिन अगर इंडिया की गवर्नमेंट भी अपना प्राइस कम कर दे कि ठीक है चलो पहले 50 था 30 हो गया, तो हम 70 से हम 50, इससे क्या होगा ना कि सिटीजन्स कुछ टाइम के लिए तो हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन सडनली जो प्राइस है ना, गवर्नमेंट को पता होता है कि ये बस पॉलिटिकल इशू है, ये दोबारा प्राइस उठेगा मार्केट में। फिर वो दोबारा प्राइस को जब उठाते हैं ना, तो पीपल आर नॉट एजुकेटेड इनफ, उनको ये समझ में नहीं आता कि प्राइस जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चेंज होते हैं। उनको लगता है कि गवर्नमेंट अपने पैसे के लिए कर रही है, फ़ायदे के लिए, तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते। उनको लगता है गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए किया है। तो एक बार प्राइस नीचे गिरना और फिर सडनली एकदम से प्राइस होना, वो लोगों को ना मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी प्राइस नीचे होता है ना, टैक्स बढ़ा देती है, ताकि स्टेबल अमाउंट बना रहे। इज इट अ क्रूड ऑयल दैट सर्व एज रेफरेंस प्राइस ऑफ बायर्स ऑफ क्रूड ऑयल। देखो ये जो तीन बेंचमार्क होते हैं मैंने आपको बता दिया था, इसको मैं एक मैप, इसमें एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। WTI वर्सेस ब्रेंट। WTI जो है हमारा, WTI मैंने आपको बता दिया था जो US रीजन का होता है वो वाले को हम WTI बोलते हैं। ब्रेंट जो होता है हमारा यूरोपियन रीजन का होता है। बोथ आर लाइट एंड स्वीट, आइडियल होते हैं फ्यूल रिफाइनमेंट के लिए। मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल ऑयल जो होता है वो WTI और ब्रेंट से ही आता है, ओपेक से इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हम इंडिया वाले जो हमारा मोस्टली ओपेक से आता है। देखो ये जो है US से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये नॉर्थ सी से एक्सट्रैक्ट होता है। ये जनरली लुजियाना, नॉर्थ डकोटा, टेक्सास में होता है, और ये जनरली जो होता है ये 40s में ऑसबर्ग और एकोफिस्क ऑयल फील्ड में होता है। इसको बहुत लाइट और वेरी स्वीट बोलते हैं, ये लाइट और स्वीट होता है। इसकी API ग्रेविटी 39.6 डिग्री सेल्सियस है, इसकी API ग्रेविटी 38 डिग्री है। इसमें सल्फर कॉम्पोनेंट 0.24 है, इसमें सल्फर कॉम्पोनेंट 0.40। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सल्फर कॉम्पोनेंट वाला, ये एनवायरनमेंट के लिए होता है, तो ये वाला एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये कंपैरेटिवली इतना अच्छा नहीं है। फिर ये देखो, ये जो एरिया ये लैंडलॉक्ड होता है, यहाँ पे बीच में कहीं होते हैं ये, और ये जो है सी के आसपास होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, यहाँ से यहाँ तक लेके आना सी तक, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं एक्स्ट्रा। बाकी और कौन से ब्लेंड्स होते हैं, ओपेक का होता है जो इंडिया मेजरली रेफ़र करता है, और टैपीज क्रूड होता है जो कि सिंगापुर में जाता है, बोनी लाइट होता है जो नाइजीरिया का है, यूरल्स होता है जो रशिया का है, मैक्सिको इस्थिमस होता है। इजी टॉपिक है, इतना टफ नहीं है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। NGT है, आपको पता ही होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इन्होंने एक कंसर्न रेज किया है कि भाई जो बायोमेडिकल के जो वेस्ट हो रहा है ना, जो कोविड-19 में जो डॉक्टर्स हैं यूज़ कर रहे हैं, जैसे PPE कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, इन्फेक्टेड ब्लड स्ट्रेन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सबको ये डिकम्पोज कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर एक इन्होंने इशू रेज किया है और कुछ गाइडलाइंस दी हैं। देखो, ओनली 1.1 लाख आउट ऑफ 2.7 लाख हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर ऑथराइज अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इतनी में से सिर्फ इतनी जो फैसिलिटीज़ हैं ना उनको ऑथराइज़ किया गया इस रूल के अंदर। अब ट्रिब्यूनल ने कहा क्या है, ट्रिब्यूनल ने तीन बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ गैप इन द कंप्लायंस इस रूल के अंदर, और जो लोग एक्चुअल में कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर उसमें एक गैप क्रिएट हो गया है। स्टेट PCBS ने कहा है कि सीरियस एफर्ट चाहिए इस गैप को ब्रिज करने के लिए। पॉसिबल रिस्क जो है उनको मिटिगेट करना, मतलब नीचे लेके आना, जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसको लो करना, उसको मिटिगेट करना बोलते हैं। एक अनसाइंटिफिक डिस्पोजल जो है उसको हमें बचाना, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा।
जो WHO है ना, वो भी ऐसी गाइडलाइंस रिलीज़ करता रहता है। उन्होंने जो भी डेड बॉडीज़ थी कोविड की 19 वाली, उनके लिए भी गाइडलाइंस इशू की थी। फिर उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ नीड टू रिवाइज द गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट होता है ना, उसको हैंडल कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है और डिस्पोज कैसे करना है। ये इशू किया गया है CPCB के द्वारा। CPCB क्या है? हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर? इस फिलहाल हमको ज़रूरत क्या है? वो है ये सारे जो एस्पेक्ट हैं साइंटिफिक डिस्पोजल के, लिक्विड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इन सब का बहुत ध्यान रखा जाए, ना कि सिर्फ इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर बल्कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी। जैसे कि जिस तरीके से ये डिस्पोज किए जाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, यूज्ड बैग्स, ग्लव्स, गॉगल्स, विदाउट द सेम गेटिंग मिक्सड, और आपस में मिक्स ना हो ताकि एक दूसरे में कोई कंटेमिनेशन ना हो। सबको इंडिविजुअली रैप किया जाए और उसके बाद एक बिग कंटेनर में डाला जाए। फिर उन्होंने कहा कि इफेक्टिवनेस चाहिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के अंदर, जिसमें सिक्योर करे इन्फॉर्मेशन और शुड भी उसको रिव्यू करते रहना चाहिए। थर्ड, इन्होंने बोला कि देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट अवेयरनेस। इसके लिए स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएँ, ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ट्रेनिंग की जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट्स को, वर्कर्स को उसके बारे में बताया जाए, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको रेगुलर अपडेट्स दिए जाएँ। अब ये जो BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? एम्बिट ऑफ द रूल्स हैज़ बिन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, सर्जिकल कैंप्स और एनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जहाँ भी ऐसा कोई एंडेमिक आता है वहाँ पर हम लोग को ना टेम्प्रेरी कैंप्स लगाने पड़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये हर जगह पे होना चाहिए रूल, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ सब टेम्प्रेरी इंस्टॉलमेंट करते हो, क्योंकि वहाँ से जब हम विड्रॉ करते हैं तो हम लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, ऐसे लीक्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं उसके लिए। फिर उन्होंने कहा कि फेज आउट द यूज़ ऑफ क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स विद इन 2 ईयर्स। जब ये रूल आया था उन्होंने कहा था कि जो क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स होते हैं और जो ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स और ब्लड बैग्स होते हैं, इनको 2 साल के अंदर अंदर ख़त्म कर देना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि प्री ट्रीटमेंट लेबोरेटरी का जो वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है, ब्लड सैंपल्स, ब्लड एग्स, इन सबको डिसइंफेक्ट करना चाहिए और स्टेरलाइज करना चाहिए ऑन साइट। इन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग दी जाए सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, सबको इम्यूनाइज़ किया जाए रेगुलरली। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि एक एस्टेब्लिश किया जाए कि बार कोड सिस्टम जो बैग्स के लिए हो, कंटेनर्स के ऊपर, जिसमें सारा का सारा बायोमेडिकल वेस्ट जाएगा। फिर उन्होंने कहा था कि एज़ पर द रूल जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको 4 कैटेगरीज में किया जाता है। 10 की जगह पहले 10 कैटेगरीज थी, फिर उन्होंने कहा कि इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो। अब रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को है लैंड प्रोवाइड करना पड़ता है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए और डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आ जाते हैं सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। इसके बारे में ऊपर से जान लो। गुजरात ने अपने वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये एक प्रोग्राम चलाया था। अब इसका थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया इन्होंने। लॉकडाउन के अंदर गुजराती गवर्नमेंट ने 3rd एडिशन स्टार्ट किया सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का। ये एक कंजर्वेशन प्लान है ताकि उनकी जो वाटर बॉडीज़ है ना, उनकी डेप्थ के लिए। इसमें करते क्या है ये लोग, जो लेक्स है ना उनकी डेप्थ इंक्रीज़ कर देते हैं, डैम्स को चेक करते हैं, रिवर्स में से सिल्ट रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ये रहता है मेजरली मनरेगा। तो आप पूछ सकते हो मनरेगा का फंक्शन कहाँ हो रहा होता है, तो ये गुजरात के इस मॉडल में हो सकता है, ये एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये स्कीम 2018 में स्टार्ट की गई थी वीक मानसून के बाद। उसके बाद से इनकी स्टोर जो वाटर कैपेसिटी है वो 23 लाख क्यूबिक फीट इंक्रीज़ हो गई थी। 2018 में स्कीम को लॉन्च किया गया था वाटर बॉडीज़ को डीपन करने के लिए। इसमें क्लीनिंग, डिस्टिलिंग और रिवर फ्रंट्स के स्प्रूसिंग अप, इरीगेशन, कैनाल्स, सब कुछ होता है। नदी नालों की सफाई होती है, टैंक्स, रिजर्वोयर्स को डीप किया जाता है। 60% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है, 40% ये लोग पीपल के कंट्रीब्यूशन से लेते हैं, स्पॉन्सर्स हो गए या फिर रैंडम। अब आते हैं फैक्ट्स और प्रीलिम्स। डपोरिजो ब्रिज, ये जो ब्रिज है इसको BRO ने बनाया है। BRO आपको पता होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आती है। इन्होंने बनाया है, इन्होंने डेपोरिजो ब्रिज बनाया है सुभानश्री रिवर के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट बात ये 27 दिन के अंदर बन गया है। सुभानश्री रिवर के बारे में जान लेना चाहिए कि सुभानश्री रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और जो ब्रिज है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और इंडिया को कनेक्ट करता है। सुभानश्री जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट है, अच्छा याद करने का। अब हम आ जाते हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था अभी 22 अप्रैल को, आप सबको मालूम ही होगा। अर्थ डे को फाउंड किसने किया था? अमेरिकन सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरनमेंट के बारे में एजुकेट करने के लिए अमेरिका के सेनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था। ये दिन कमेंस होता है 22 अप्रैल 1970 में, और 2020 में अभी इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है
गोल्डन जुबली। 25 साल को सिल्वर जुबली बोलते हैं और 50 साल को गोल्डन जुबली बोलते हैं। इस बार की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। और अर्थ डे नेटवर्क जो है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लीड करता है अर्थ डे को वर्ल्ड वाइड। संयम। संयम क्या, एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जो कि पुणे के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चलाई है सिटीजन्स के लिए स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर। इन्होंने क्या किया, इसमें जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है जो भी क्वारंटाइन सिटीजन्स हैं उनको अगर वो अपने घर से निकलते हैं तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपडेट मिल जाता है। अब आते हैं वर्ल्ड बुक डे के ऊपर। वर्ल्ड बुक डे जो है 23 अप्रैल 1995 को स्टार्ट हुआ था और हर बार 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। एक एनुअल इवेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, आपको पता ही होगा, इसने अमेरिका ने और इजराइल ने यूनेस्को को छोड़ दिया है। अगर आपको, मैं ये बार बार याद दिलाता रहता हूँ और मैं हर बार और नई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हुए रहूँगा। 23 अप्रैल को यूनेस्को ने सेलिब्रेट किया था 25th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे दोनों साथ में आते हैं। अब सिविल सर्विसेज डे, ये तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो 21 अप्रैल को होता है हर साल में। 21 अप्रैल को क्यों होता है, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सारे के सारे जो ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल के जो वो थे सबको उन्होंने एक एड्रेस किया था और उस एड्रेस में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी स्पीच में। उन्होंने कि द सिविल देयर लाइव्स फॉर द कॉज ऑफ सिटीजन्स एंड